जोर जोर से दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ सुनकर अजय ने अपने घर का मुख्य द्वार खोला तो उसे सामने जो नवयुवती नजर आई वह बेहद घबराई हुई लग रही थी और ज़ोर ज़ोर से हाँफ भी रही थी। सर जी, हमें बचा लीजिए। अजय के दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी नवयुवती ने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा। क्या हुआ आपको? अजय ने गौर से नवयुवती के चेहरे का मुआयना करते हुए पूछा। हमें तो कुछ नहीं हुआ, पर इस वक्त हमारी इज्जत पर खतरा मंडरा रहा है। प्लीज़ आप हमें रात भर के लिए अपने घर में छुपा लीजिए। कुछ पलों तक सोच विचार करने के बाद अजय अधूरे मन से आइए कहकर दरवाजे से एक तरफ हट गया, जिसके बाद नवयुवती ने घर में दाखिल होने में एक पल की भी देरी नहीं की। क्या आपके मेरे घर में शरण लेने का एक्चुअल रीज़न यही है जो आपने मुझे बताया? दरवाज़ा बंद करने के बाद अजय ने दुविधा भरी निगाहों से आगंतुक नवयुवती के चेहरे को देखते हुए सवाल किया। हाँ सर जी, हमारे आपके घर में छुपने के लिए जगह मांगने की असली वजह यही है जो हमने आपको बताई। प्लीज़ हमारी बात पर यकीन कीजिए, हम कोई फ्रॉड लड़की नहीं है। आगंतुक नवयुवती ने काफ़ी लंबे समय से बुरे हालात का सामना कर रहे किसी बेबस इंसान की तरह मायूस स्वर में अजय के सवाल का जवाब दिया। क्या आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, क्योंकि हम आपके क्लिनिक में आकर आपसे अपना एक बार ट्रीटमेंट करा चुके हैं। आपके क्लिनिक में डेली काफ़ी लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं, इसलिए आपको हमारा ट्रीटमेंट करने की बात याद नहीं होगी। पर हमने अपनी पूरी लाइफ में आपके जैसा एक डॉक्टर देखा है, इसलिए हम आपको उम्र भर नहीं भूल सकते हैं। क्यों, मैंने आपका गलत ट्रीटमेंट कर दिया था क्या? नहीं, हमने आपसे ट्रीटमेंट कराने के बाद आपकी लिखी हुई मेडिसिन में से सबके सिंगल सिंगल पीसेज ही खरीद कर लाए थे और ये देखकर आप जान गए थे कि हमारे पास मेडिसिन के लिए पैसे कम पड़ गए होंगे, इसलिए आपने हमसे जो ट्रीटमेंट की फ़ीस ली थी वो ज़बरदस्ती हमें लौटाकर सारी मेडिसिन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था। इस छोटी सी एक ही मुलाकात में हम जान गए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हमने इस कॉलोनी के इतने सारे घरों में से सिर्फ आपके ही घर का दरवाज़ा खटखटाया। सॉरी, मुझे आपके इतने सारे घरों को छोड़कर छुपने के लिए मेरा घर चुनने की वजह पता नहीं थी, इसलिए मैंने आप पर डाउट किया। आई एम रियली सो सॉरी फॉर इट। आपको हम पर डाउट करने के लिए अफसोस जताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हम पर डाउट करके कोई गलती नहीं की है। आजकल के ज़माने में काफ़ी लोग पैसे ऐंठने या अपने दूसरे नाजायज़ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तरह तरह के ट्रैप बिछाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी है। बातों से आप काफ़ी समझदार लगती हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? श्योर, हमारा नाम छाया है। हम आगंतुक नवयुवती की बात पूरी होने से पहले ही दोबारा मेन डोर पर दस्तक सुनाई दी, तो अजय उसकी बात से ध्यान हटाकर मेन गेट की ओर बढ़ गया। सर जी, प्लीज़ गेट मत खोलिए। आगंतुक नवयुवती, जिसका नाम उसके अनुसार छाया था, ने लपक कर अजय के करीब आते हुए दबे स्वर में उससे अनुरोध किया, तो अजय ने गेट की चटकनी तक पहुंच चुका अपना हाथ वापस खींच लिया। ये वही कमीना होगा जो हमें अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए हमारे पीछे पड़ा है। अजय की सवालिया निगाहों से छाया की ओर देखने पर उसने पिछली बार जितने ही धीमे स्वर में अपने मन की आशंका जाहिर की। ऐसी कोई बात है, तब भी मुझे गेट खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन गेट नहीं खोला तो उसका ये शक यकीन में बदल जाएगा कि आप इसी घर के अंदर हैं, और फिर वो काफ़ी देर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, अंदर के किसी कमरे में जाकर छुप जाइए, मैं उसे डांट डपट कर भगाता हूँ। अजय के धीमे स्वर में छाया को समझाने के बावजूद वह अंदर जाने की बजाय अपनी जगह पर खड़ी खड़ी दुविधा व आशंका मिश्रित निगाहों से अजय को देखती रही, तो अजय ने उसकी मनोदशा को भांपकर उसे आश्वासन देते हुए दोबारा समझाया। देखिए, आपको डरने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो कोई भी है, मैं इसे किसी भी कंडीशन में अंदर नहीं आने दूंगा। अब आप जल्दी से अंदर जाकर छुप जाइए, नहीं तो उसे डाउट हो जाएगा। अजय के उसे दूसरी बार समझाने पर वह तुरंत अंदर चली गई, जिसके बाद अजय ने गेट खोल दिया। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले एक लड़की आपके घर आई क्या?
सामने खड़े खूंखार व कुरूप चेहरे वाले युवक ने अजय के बगल से उसके घर के अंदर झांकते हुए उससे सवाल किया। वह युवक था तो अजय की ही उम्र का, पर अजय के व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व में ज़मीन आसमान का अंतर था। नहीं, अजय ने बिना सोच विचार किए जवाब दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो पवन की किराना दुकान के पास वाली टर्निंग के बाद से अपुन की नज़रों से ओझल हुई, और उसके बाद इस गली में जो 4 मकान हैं उनमें से 3 में वो नहीं है, इसलिए ज़रूर वो आपके ही घर आई होगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे घर ना कोई लड़की आई है और ना कोई लड़का। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाकर मेरी नींद में खलल मत डालना, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यह पुलिस की धमकी किसी और को देना। अपन पुलिस से डरने वालों में से। अजय ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया और घर का छोटा सा बरामदा पार करके हॉल में आ गया। बाहर आ जाओ, मैंने उसे खिसका दिया है। अजय को हॉल में छाया नज़र नहीं आई तो उसने अपने बेडरूम की ओर देखकर कहा। शायद उसने छाया के उसके बेडरूम में छुपे होने का अनुमान किचन और स्टोर रूम के दरवाज़ा बाहर से बंद होने और सिर्फ बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होने के आधार पर लगाया था। कुछ पलों के बाद छाया अजय का अनुमान सही साबित करती हुई बेडरूम का गेट खोलकर बाहर निकल गई। पानी पिएंगी आप? छाया के बाहर आने के बाद अजय ने उससे पूछा, जिसका छाया ने अपने सिर को नीचे की तरफ हल्का सा झटका देकर हाँ में जवाब दिया। कौन है वो और आपके पीछे क्यों पड़ा है? अजय ने छाया को सोफे पर बिठाकर ठंडा पानी पिलाने के बाद उससे सवाल किया। उसका नाम तो रजत है, पर लोग उसे रज्जू दादा कहते हैं। उसका मकान किसी दूसरी कॉलोनी में है, पर वो लगभग 1 साल से हमारी कॉलोनी में किराए पर एक घर लेकर उसमें बिना लाइसेंस का शराब का ठेका चला रहा है। इसलिए लगभग 1 साल से डेली दिन भर हमारी कॉलोनी में रहता है। बदकिस्मती से 15-20 दिनों पहले उस कमीने की गंदी नज़रें हम पर पड़ गईं, जिसके बाद वो हमें अपनी हवस का शिकार बनाने की फिराक में लगा हुआ है। उसने आज से पहले 2 बार और हमारे शराबी पिता को घर छोड़ने के बहाने हमारे घर आकर हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन एक बार हमने शोर मचाकर कॉलोनी के लोगों को जमा करके और दूसरी बार उसका सिर फोड़कर उसकी कोशिश नाकाम कर दी। वो आज भी नशे में धुत हो चुके हमारे पिता को घर छोड़ने के बहाने हमारे घर आया और उसने हमारे पिता को बिस्तर पर सुलाने के बाद हमें अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन हम आज भी उससे जैसे तैसे बचकर बाहर निकले और कॉलोनी वालों को मदद के लिए पुकारा। पर आज हमारी मदद के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकला, तो हमें भागकर इस कॉलोनी में आना पड़ा और आपके घर का द्वार खटखटाना पड़ा। छाया ने बिना रुके एक बार में ही अजय को अपनी सारी व्यथा सुना दी। आज आपकी कॉलोनी वाले आपकी मदद के लिए घर से बाहर क्यों नहीं निकले? पहली बार रज्जू के हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने पर हमारी कॉलोनी के जितने लोग हमारी चीखने चिल्लाने पर हमारी मदद के लिए आए थे, उन्हें बाद में रज्जू ने डरा धमकाकर उसके मामले में टांग न अड़ाने की चेतावनी दे दी। इसलिए रज्जू के दूसरी बार हमारे साथ यही हरकत करने की कोशिश करने पर भी कोई घर से बाहर नहीं निकला और आज कोई घर से बाहर ना निकला। और आपके पिता आपकी कोई मदद क्यों नहीं करते हैं? वे तो डेली रात में नशे में धुत होने के कारण हिल डुल तक नहीं पाते, तो वे क्या मेरी मदद करेंगे? अरे मैं रज्जू के आपके साथ जोर ज़बरदस्ती करने के दौरान आपके पिता आपकी मदद ना करने की वजह नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन घटनाओं के बाद जब होश में आने पर उन्हें इनकी जानकारी होती है तो वे रज्जू को डांट डपट कर या उसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करके उससे आपका पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वे रज्जू को डांट डपट करेंगे या उसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करने में हमारी हेल्प करेंगे तो रज्जू अगले दिन से उन्हें मुफ्त में शराब पिलाना बंद कर देगा। इसलिए हमारे बाबूजी ये बात मालूम होने पर रज्जू के पीठ पीछे उसे गाली गलौज करके उसकी हरकत पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। छाया, आप ये बात मुझे नहीं बताती तो मैं शायद ही कभी जान पाता कि कोई पिता ऐसा भी हो सकता है जो मुफ्त की शराब के लिए किसी को अपनी बेटी के साथ कुछ भी करने की मौन स्वीकृति दे सकता है।
बाय द वे, आपकी माँ या आपके भाई बहन, हमारी माँ जब हम करीब 5 साल के थे तभी हमें छोड़कर ईश्वर के पास चली गई, और हमारे कोई भाई बहन तो शुरू से नहीं है। सो सैड। आप एक काम कीजिए, कल पुलिस स्टेशन जाकर उस कमीने रज्जू की कंप्लेंट कर दीजिए। पुलिस के डंडे पड़ेंगे और रेप के अटैम्प्ट के क्राइम में कुछ दिनों तक जेल की चक्की पीसेगा तो साले की अकल ठिकाने आ जाएगी, और फिर वो खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देगा। हम 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी जाकर देख चुके हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस रज्जू को 1-2 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखने के बाद उससे मोटी रकम वसूल करके उसे छोड़ देती है, और हम जाकर इसकी वजह पूछते हैं तो पुलिस हमें अपने पक्ष का गवाह लाने के लिए कहकर खिसका देती है, और गवाह आपको मिलते नहीं होंगे। हमारे बाबूजी ही हमारे पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो दूसरे लोग किस लिए हमारे फेवर में गवाही देकर बेवजह रज्जू से दुश्मनी मोल लेना चाहेंगे। डोंट वरी, इस बार मैं आपके फेवर में गवाही दूंगा। पर आपने तो उसे हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश करते तो नहीं देखा है। फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश करते नहीं देखा, पर मैंने उसे आपका पीछा करते हुए मेरे घर तक आते तो देखा है, और उस कमीने को सबक सिखाने के लिए मेरी इसी बात की गवाही काफ़ी होगी, क्योंकि किसी महिला को अपने साथ हुई ज़ोर ज़बरदस्ती या छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसी आई विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप आराम से मेरे बेडरूम में जाकर सो जाइए, हम लोग बाकी की बातें सुबह करेंगे। हम आपके बेडरूम में सो जाएंगे तो आप कहाँ सोएंगे? यहीं हॉल में सोफे पर। अरे, आप हमारे लिए क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं? आप अंदर जाकर सो जाइए, हम यहाँ सोफे पर सो जाते हैं। देखिए, आप यहाँ सोएंगी तो गेट पर हल्की सी खटपट होने पर डर जाएंगी, और रात भर ना खुद सोएंगी और ना मुझे सोने देंगी। इसलिए जिद छोड़िए और बेडरूम में जाकर सो जाइए। अजय की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया न देकर छाया ने उसे सिर्फ मदद के लिए धन्यवाद दिया और चुपचाप अजय के घर के बेडरूम में चली गई, जिसके बाद अजय बाहर सोफे पर सो गया। अगले दिन अजय अपने साथ छाया को पुलिस स्टेशन लेकर गया, और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से छाया के साथ हुई घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने का अनुरोध किया, लेकिन उसने रिपोर्ट दर्ज न करके अजय को इन घटनाओं के कोई प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी या ठोस सबूत लाने की बात कहकर खिसकाने की कोशिश की। मगर अजय को खिसकाना इतना आसान नहीं था। उसने तुरंत पुलिस अधीक्षक को कॉल करके थाना इंचार्ज की यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर अपराध के मामले को दबाने की कोशिश के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना इंचार्ज को कॉल करके जमकर लताड़ लगाई, और इसका परिणाम यह हुआ कि थाना इंचार्ज को तत्काल छाया की शिकायत दर्ज करके रज्जू को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसके बाद रज्जू की गुंडागर्दी और अवैध शराब की दुकान की वजह से नाराज छाया की कॉलोनी वाले भी रज्जू के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर दी, और रज्जू को 3 बार छाया के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने के साथ साथ अवैध रूप से शराब बेचने और कुछ लोगों के साथ मारपीट करने के मामले में जेल भेज दिया गया, और कोर्ट ने भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया। पर इससे छाया को सिर्फ रज्जू नाम के अभिशाप से मुक्ति मिली, उसके पिता नाम के प्राणी से नहीं, जो आमतौर पर अन्य लोगों के लिए कुदरत का दिया हुआ वरदान होता है, पर छाया के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। उसने रज्जू के जेल जाने के बाद अपने शराब के व्यसन की पूर्ति के लिए रज्जू जैसे ही ब्रजेश नाम के एक दूसरे लफंगे से दोस्ती कर ली, और उसके साथ छाया की शादी करके उसे अपना दामाद बनाने का वादा करके उसके पैसे से डेली शराब पीना शुरू कर दिया। हालांकि ब्रजेश नाम के उस दूसरे युवक ने रज्जू की तरह कभी छाया के सामने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने का इरादा जाहिर नहीं किया, पर उसने छाया को यह एहसास ज़रूर दिला दिया था कि वह उसके पिता पर जो पैसे लुटा रहा है उसकी एवज में छाया को उसकी जीवन संगनी बनना पड़ेगा। अपनी खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस काम में पारिश्रमिक से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी सुंदर और सुशील छाया के लिए ब्रजेश जैसा आवारा, नाम मात्र के पढ़े लिखे और तरह तरह के दुर्व्यसनों के आदी युवक को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना आसान नहीं था।
इसलिए वह इस नई मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए मदद के उद्देश्य से एक दिन अपने उसी मददगार के पास पहुंची जिसने थोड़े दिन पहले उसकी रज्जू नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाने में मदद की थी। छाया, तुम्हारी समस्याओं की जड़ तुम्हारे बाबूजी हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के दो ही उपाय हैं। या तो तुम कोई ढंग का लड़का देखकर शादी कर लो या फिर इस कस्बे को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। अजय ने छाया की नई समस्या सुनने के बाद उसे उससे निजात पाने के दो विकल्प बताए। हमारा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने में मेरी मदद कर सके, और इस बहसी दरिंदों से भरी दुनिया में एक युवा लड़की के लिए किसी भरोसेमंद सहारे के बिना अपने लिए आशियाना और रोज़गार खोजने निकलने का क्या नतीजा निकलने की पॉसिबिलिटी है, यह ना आपसे छिपा है और ना हमसे। इसलिए इस विकल्प को अमल में लाने से तो हमारे लिए सुसाइड कर लेना बेहतर है, क्योंकि क्या पता हम किसी अनजान जगह पर जाकर ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाएं जो हमें मरने का भी मौका ना दे और हमें मौत से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़े। रही बात कोई ढंग का लड़का देखकर जल्दी से जल्दी शादी करने की, तो हमारे लिए ये काम भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे संपर्क में फ़िलहाल कोई ऐसा लड़का नहीं है और इत्तेफाक से कुछ दिनों में हमारे संपर्क में कोई ऐसा लड़का आ भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हम जैसी बेसहारा लड़की, जिसे शादी करने पर दहेज में एक शराबी बाप के अलावा कुछ भी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए इस विकल्प के बारे में भी सोचने का कोई सेंस नहीं है। अपने दिए गए सुझावों पर छाया की नकारात्मक प्रतिक्रिया सुनकर अजय सोच में पड़ गया। छाया, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आई मीन, यदि मैं तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहूँ तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो सकती हो? कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद अजय ने छाया के सामने एक प्रश्न मिश्रित प्रस्ताव रखा तो छाया सोच में पड़ गई। तुम्हें मेरा प्रस्ताव नहीं जच रहा हो तो तुम बेझिझक इनकार कर सकती हो। छाया को सोच के सागर में गोते लगाते देख अजय ने तुरंत उसे इससे बाहर निकलने के लिए एक विकल्प दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इस वजह से सोच में पड़ गए थे कि आप हमसे ऊंची जाति के हैं, इसलिए आप हमें जीवन संगनी बनाएंगे तो आपकी जाति के लोग आपका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें परेशानियों से छुटकारा दिलाने के चक्कर में खुद किसी परेशानी में फंस जाएं। इसलिए हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। छाया, मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने का ये राइट रीज़न नहीं है, और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाने लायक नहीं समझती हो। इसलिए अब मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल पर डायरेक्ट अपनी कंसर्ट दोगी या मैं तुम्हारे इनकार करने के तरीके को तुम्हारी इनडायरेक्टली कंसेंट मान लूँ। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, यह डिसीजन आपको बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अजय पर न छाया की इस चेतावनी का कोई असर हुआ और न उसके इस निर्णय का, न उसके परिवार व समाज के विरोध का। उसने यह निर्णय लेने के 3 दिन बाद ही छाया के साथ अपने 2 खास दोस्तों की उपस्थिति में एक मंदिर में शादी कर ली और छाया को अपने घर लाकर उसके साथ गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे छाया की चेतावनी को नज़रअंदाज करने के दुष्परिणाम नज़र आने लगे। पूरी लगन व निष्ठा के साथ किए जाने वाली मेहनत कभी न कभी रंग जरूर लाती है। इस आम धारणा को भ्रम वाक्य समझकर अजय पिछले 15-16 वर्षों से सिर्फ जीवन जीने के लिए जरूरी आधारभूत साधनों का उपयोग करते हुए पूरी लगन व निष्ठा के साथ अपने व अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन उसके जाति पाति के बंधन को तोड़कर छाया को अपनी जीवन संगनी बनाने के उसके इस एक निर्णय ने उसकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया और अब उसे उसका अपने व अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का ख्वाब दिवा स्वप्न लग रहा था। उसका जन्म हाथीपुर नामक छोटे से गांव के एक ऐसे कृषक परिवार में हुआ था जो अपने गांव के कुछ संपन्न परिवारों में गिना जाता था। 21वीं सदी के आगमन तक अजय का परिवार व हाथीपुर के अन्य संपन्न माने जाने वाले परिवार दोयम दर्जे के परिवार बनकर रह गए, और इसका परिणाम यह हुआ कि गांव में अपनी हैसियत घटने का अंदाज़ा होने के बाद अजय का परिवार
व अन्य संपन्न माने जाने वाले परिवार ईर्ष्या, कुंठा व निराशा का शिकार हो गए। अजय के अलावा सुनील भी इन परिवारों के बच्चों में शामिल था। अजय और सुनील पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक एक दूसरे के सहपाठी रहे और बचपन में एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। पर 8वीं कक्षा की परीक्षा में अजय के अपने ज़िले में टॉप पर आ जाने और सुनील ज़िले के टॉप 10 विद्यार्थियों में भी शामिल ना हो पाने की वजह से दोनों का 8वीं कक्षा का रिजल्ट आने के बाद से सुनील अजय के प्रति अपने मन में ईर्ष्या की भावना रखने लगा और उसने अजय से दोस्ती भी तोड़ ली। अजय का अगली कक्षाओं में भी लगातार सुनील से काफ़ी बेहतर रिजल्ट आने की वजह से सुनील की अजय के प्रति ईर्ष्या नफरत में बदलती चली गई। वह हर समय अजय को अपमानित होते देखने या उसके साथ कुछ बुरा होते देखने के लिए बेताब रहने लगा। लेकिन अपने परिवार की आकांक्षाओं के बोझ के नीचे दबा अजय कभी ऐसा कोई काम नहीं करता था जिसकी वजह से कोई उसे अपमानित करता या उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटती। इस वजह से सुनील का सपना सालों तक पूरा नहीं हुआ। 12वीं कक्षा में अध्ययनरत रहने के दौरान अजय ने 12वीं के बाद MBBS करने के लिए PMT के फॉर्म भर दिए। सुनील को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने भी अजय के अनुसरण करते हुए PMT के फॉर्म भर दिए। लेकिन PMT में भी अजय ने काफ़ी अच्छी रैंक हासिल करके अपने स्टेट में एक नामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जबकि सुनील को बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट की अंतिम चॉइस माने जाने वाले कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। ये भी सुनील को अजय से मिलने वाली एक शिकस्त ही लगी और अजय के लिए उसके मन का द्वेष भाव और ज़्यादा बढ़ गया। पर अजय के लिए राहत की बात ये थी कि उसे जिस कॉलेज में MBBS करने का चांस मिला था उस कॉलेज में सुनील को एडमिशन न मिल पाने की वजह से अजय को अगले कुछ सालों तक उसकी बुरी नज़रों का सामना नहीं करना था। करीब 3 साल पहले उसे जब MBBS की डिग्री मिली तो उसे लगा कि अब थोड़े ही दिनों बाद उसके व उसके परिवार के ख्वाब पूरे होने वाले हैं। और जब उसने अपने गांव के पास वाले कस्बे पारसगढ़ आकर प्रैक्टिस शुरू की तो उसे अपना यह ख्वाब हकीकत में बदलता नजर आया। सुनील ने भी अजय का अनुसरण करते हुए MBBS की डिग्री मिलते ही पारसगढ़ में आकर अपना क्लिनिक खोल लिया। पारसगढ़ में इन दोनों के आने के पहले कुछ झोला छाप डॉक्टरों के अलावा कोई भी MBBS या इससे बड़ी डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं थे और कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं था। इसलिए इन दोनों के पारसगढ़ क्लिनिक खोलते ही पारसगढ़ और उसके आसपास के लगभग 20-22 गाँव के ज़्यादातर मरीज उपचार कराने के लिए झोला छाप कहे जाने वाले डॉक्टरों को छोड़कर इन दोनों के क्लिनिकों का रुख करने लगे। शुरुआत के 8-10 सप्ताह तक दोनों के पास लगभग बराबर तादाद में मरीज आते रहे, लेकिन इसके बाद अजय के रोगियों के प्रति सेवा भाव, गरीबों का कम फीस या निःशुल्क इलाज करने के रवैये और सुनील के चिड़चिड़े व्यवहार व प्रॉपर फीस लिए बिना किसी का भी उपचार न करने के कारण अजय के क्लिनिक में आने वाले रोगियों की भीड़ बढ़ने लगी, जबकि सुनील के क्लिनिक में आने वाले रोगियों की संख्या दिन ब दिन घटने लगी। इस वजह से अजय के प्रति सुनील के मन में सालों से पल रहा नफरत का पौधा विष वृक्ष में तब्दील हो गया। सुनील की अजय को बर्बाद करने की तड़प सारी हदें पार करने लगी, लेकिन उसका नसीब उसे काफ़ी लंबे समय से अजय को बर्बाद करने के अपने ख्वाब को पूरा करने के मौके की जादुई छड़ी की जगह इंतज़ार का झुंझुना ही थमाता रहा। मगर दोनों के पारसगढ़ में क्लिनिक खोलने के लगभग 3 साल बाद जब अजय ने छाया के साथ शादी की तो सुनील को अपना यह ख्वाब पूरा करने का सुनहरा अवसर नज़र आया और इसके कुछ दिनों बाद सुनील के लिए पारसगढ़ व उसके आसपास के इलाके के अपनी जाति के मुखिया की बेटी नमिता का रिश्ता आया तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पहले नमिता के साथ शादी करके अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत की और फिर उसने अजय के अपनी जाति से छोटी माने जाने वाली जाति की लड़की छाया के साथ शादी करने की वजह से उसकी पारसगढ़ व उसके आसपास के गांव में खराब हो चुकी छवि को अपना हथियार बनाकर अजय को शिकस्त देने की योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया। दरअसल अजय और सुनील एक ही जाति के सदस्य थे और उनकी जाति के लोग सामाजिक ऊंच नीच में हद से ज़्यादा विश्वास रखने वाले थे। साथ ही
अब उनकी जाति के मुखिया सुनील का ससुर बन चुका था, इसलिए सुनील को इन सब चीज़ों का अनुचित लाभ उठाकर उसकी जाति के लोगों के साथ अजय का हुक्का पानी बंद करा देना, अर्थात अजय का सामाजिक बहिष्कार करा देना, बिना किसी नुकसान के अपना काम सिद्ध करने का आसान फार्मूला लगा और उसने थोड़े दिन में अपने इस फार्मूले को अमली जामा भी पहना दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अजय की जाति के लोगों के लिए उसके कोई भी संबंध न रखने के फरमान के दायरे में उसे इलाज कराना भी शामिल होने की वजह से अजय की जाति के लोगों के उसे इलाज कराने पर भी पाबंदी लग गई। इसके अलावा सुनील ने पारसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में अपनी जाति के लोगों के छाया की जाति के लोगों को अधिशासित करने की स्थिति में होने का भी अनुचित लाभ उठाया और अपनी जाति के लोगों से छाया की जाति के लोगों पर दबाव डालकर उसकी जाति के लोगों को भी अजय से इलाज करवाने पर पाबंदी लगवा दी। पारसगढ़ और उसके आसपास के इलाके की कुल जनसंख्या में से लगभग 30% लोग अजय की जाति के थे और करीब 40% लोग छाया की जाति के थे। इस तरह उस इलाके के लगभग 70% लोगों के लिए अजय से उपचार कराने पर पाबंदी लगा देने की तुगलकी फरमान जारी हो जाने से अजय के क्लिनिक में इक्का दुक्का मरीज और सुनील के क्लिनिक में मरीजों की भीड़ नज़र आने लगी थी। इस बदले हुए हालात से यदि सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वह था सुनील और सबसे ज़्यादा कोई दुखी था तो वह थी छाया। कहा था ना हमने कि आपको हमसे शादी करने का डिसीजन बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन आपने हमारी बात को हवा में उड़ा दिया और हमें परेशानी से बाहर निकालने के चक्कर में खुद एक बड़ी परेशानी में फंस गए। अब ना आप अपने परिवार की गिरवी पड़ी ज़मीनें छुड़ा पाएंगे और ना अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशियां वापस ला पाएंगे। एक दिन शाम को उदास और गुमसुम बैठे अजय के पास आकर छाया ने उससे कहा तो वह और ज़्यादा गहरी सोच में डूब गया। हम लोग एक काम करते हैं, ये कस्बा छोड़कर किसी ऐसे शहर में रहने चलते हैं जहाँ लोगों का किसी प्रोफेशन में कामयाब या नाकामयाब होना सिर्फ उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता हो, ना कि उनके निजी ज़िंदगी जीने के तौर तरीके या उनके निजी फैसलों पर। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी किसी जगह पर आप नए सिरे से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो दोबारा बहुत जल्दी अपनी फैमिली की हेल्प करने की स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद छाया ने अजय को सुझाव दिया। लगता है यही करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की जाति के ठेकेदार अपने तुगलकी फरमान वापस लेंगे नहीं और लोग इन फरमानों की अनदेखी करके मुझसे ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट करेंगे नहीं। इसलिए हमारे पास इस जगह को छोड़कर जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अजय ने बिना सोच विचार किए छाया के सुझाव को स्वीकार कर लिया। सही कहा आपने, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? छाया ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। दिल्ली? क्या दिल्ली जैसे बड़े शहर में आपकी आसानी से प्रैक्टिस जम जाएगी? नहीं जमेगी, पर वहाँ अपनी निजी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के इरादे से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक बड़े हॉस्पिटल में एज द डॉक्टर जॉब करने के लिए जा रहा हूँ। आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, पर क्या हम जान सकते हैं कि आपने जॉब करने के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना? वहाँ के एक फेमस हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त जॉब करता है, इसलिए वो मुझे अपने या किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में अट्रैक्टिव सैलरी पर मुझे आसानी से जॉब दिला देगा। चलिए फिर अपने इस डिसीजन को फाइनलाइज कीजिए और दिल्ली चलने की तैयारी कीजिए। दिल्ली जाने की तैयारी मुझे नहीं, तुम्हें करनी है। हाँ, पर यहाँ क्लिनिक खाली करने और वहाँ रहने का अरेंजमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मेरा काम मैं कर लूँगा, पर घर का सारा सामान अकेले तुम्हें ही पैक करना पड़ेगा। क्या हम दिल्ली अपना सारा सामान लेकर जाएंगे? नहीं, सिर्फ डेली नीड्स के ज़रूरी सामान लेकर ही जाएंगे, पर बाकी का सामान भी पैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अननेसेसरी सामान गांव भेजकर यह मकान खाली करना है, ताकि हमें बेमतलब इसका रेंट पे ना करना पड़े। समझ गई। अब यदि आपका डिनर करने का मन हो तो उठिए और फ्रेश होकर हमारे साथ डिनर कर लीजिए। अदरवाइज़ हम अभी के अभी अननेसेसरी सामान की पैकिंग स्टार्ट कर देंगे और फिर उसे पूरा करके ही स्टॉप लेंगे।
इसलिए। ओके, तुम डिनर लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अजय उठकर बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब, रात के लगभग 11 बजे घर के मेन गेट को खटखटाने की आवाज़ के साथ 4-5 लोगों की घबराई हुई आवाज़ सुनकर पैकिंग के काम में लगी छाया एकाएक चौंक उठी। कौन है? छाया ने मेन गेट की ओर बढ़ते हुए सवाल किया। बेटी, दरवाज़ा खोलो, हम लोग डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। जवाब में एक शख्स का विनम्र स्वर में किया गया अनुरोध सुनकर छाया ने आगे बढ़कर मेन गेट खोल दिया। लेकिन जब छाया को अपने घर के सामने एक साथ 20-22 लोग नजर आए तो उसे बिना पर्याप्त पूछताछ किए घर का द्वार खोल देना अपनी एक बड़ी भूल लगी और उसने इसे सुधारने के उद्देश्य से फुर्ती से द्वार बंद करने की कोशिश की। बहन, कृपया दरवाज़ा बंद मत कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अपने परिजनों को बचाने के लिए डॉक्टर साहब से मदद मांगने आए हैं। एक नौजवान ने फुर्ती से दरवाजे के दोनों पल्लों के बीच अपने पैर अड़ाकर छाया का द्वार बंद करने का प्रयास विफल करने के साथ ही विनम्रता के साथ उससे कहा। तो छाया ने दोबारा दरवाजे के पल्ले खोल दिए। हम पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। ईश्वर आपको सदा सौभाग्यवती बनाए रखे। अब आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। एक बुजुर्ग शख्स ने कृतज्ञ निगाहों से छाया को देखते हुए उससे विनम्र स्वर में कहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम अभी डॉक्टर साहब को जगाकर आप लोगों की समस्या बता देते हैं। पर हमें बताइए तो कि ऐसा क्या हो गया जो एक साथ इतने सारे लोगों को इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। बिटिया, आज शाम को इस कस्बे के सबसे बड़े सेठ भवानी चंद की बेटी की शादी थी, जिसमें बारातियों, कस्बे और आसपास के गांव के जितने भी लोगों ने खाना खाया उनमें से ज़्यादातर लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और वे लोग सेठ भवानी चंद के घर के सामने मंडप में पड़े बुरी तरह से तड़प रहे हैं। कस्बे के झोला छाप डॉक्टर पुलिस के झमेले में पड़ जाने के डर से उनका इलाज करने से डर रहे हैं। डॉक्टर सुनील अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने में मगन होने की वजह से न घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं, न किसी का फ़ोन उठा रहे हैं। और सेठ भवानी चंद की बेटी की बारात आने के बाद शाम के 4 बजे अचानक हुई तेज़ बारिश से नदी में बाढ़ आ जाने के कारण पास के शहर तक पहुंचने के एकमात्र रास्ते का पुल भी टूट गया है। इसलिए अब 400-500 लोगों की ज़िंदगी को सिर्फ कोई बचा सकता है तो वो आपके पति हैं। बिटिया, आप उनसे जाकर कहो कि वे हम लोगों की भूल को क्षमा करके मुसीबत की इस घड़ी में हमारी मदद करें। हम बाद में बैठकर अपने आपसी गिले शिकवे मिटा लेंगे। दादाजी, आप इस समय गिले शिकवे की बात ना करें, क्योंकि अभी हम सभी की प्राथमिकता बीमार लोगों की जान बचाना है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को जगाकर लाती हूँ, कहकर छाया हड़बड़ाती हुई घर के अंदर गई और अजय को जगाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जिसके बाद दोनों अपने घर के सामने आए लोगों के साथ पहले अपने क्लिनिक पर गए और वहां से इलाज के लिए सारे ज़रूरी उपकरण और उपलब्ध दवाइयां लेकर सेठ भवानी चंद के घर के सामने पहुंचे। लेकिन वहां मौजूद फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए रोगियों की संख्या देखकर अजय को यह एहसास हो गया कि वो अकेला पूरी रात जाग कर भी उपचार करेगा तो भी सभी का उपचार नहीं करवाएगा। इसलिए उसने कुछ स्वस्थ लोगों को भेजकर कस्बे के सारे झोला छाप माने जाने वाले डॉक्टरों को अपनी मदद के लिए बुलवा लिया और उन्हें किसी भी रोगी के साथ कुछ उल्टा सीधा होने पर उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का आश्वासन देकर अपनी मदद के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद 8 झोला छाप डॉक्टरों की मदद से अजय ने रोगियों का इलाज शुरू किया। दवाइयाँ और इंजेक्शन खत्म हो जाने की समस्या को ध्यान में रखकर वह पहले ही कस्बे के सभी मेडिकल स्टोर खुलवाकर ज़रूरी दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगवा चुका था। सेठ भवानी चंद सभी रोगियों के इलाज का खर्च अकेले वहन करने की घोषणा पहले ही कर चुके थे। इसलिए इंजेक्शन और दवाइयों का बिल देने या रोगियों को दिए जाने वाले इंजेक्शन और दवाइयों का हिसाब याद रखने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि उसके मन में कोई चिंता थी तो सिर्फ गंभीर स्थिति में पहुंच चुके 60-70 रोगियों को बचाने की और बाकी के करीब 400 रोगियों का गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने की थी।
उसने अपने सहयोगियों की मदद से पूरी रात अथक परिश्रम करके निजात पा ली। छाया ने भी रात भर जागकर अजय की उसके काम में भरपूर मदद की। दूसरे दिन सेठ भवानी चंद ने पारसगढ़ कस्बे और आसपास के 20-22 गांव के अजय और छाया की जाति के खास लोगों की एक महापंचायत बुलाई, जिसमें सुनील व उसके ससुर की आपत्तियों को दरकिनार कर सर्वसम्मति से अजय के सामाजिक बहिष्कार के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। अजय और छाया की जाति के लोगों को अजय से उपचार कराने के लिए स्वतंत्र कर दिया। साथ ही अजय और छाया को उनके साथ हुए अन्याय को भूलकर संकट की घड़ी में उदारता दिखाने व कई लोगों की जान बचाने के लिए सम्मानित भी किया गया। क्या तुम अब भी कहोगी कि मैंने तुम्हारा हाथ थामने का डिसीजन लेकर भारी भूल की थी? घर वापस लौटने पर अजय ने छाया से पूछा। हाँ, क्योंकि आप मेरी जगह किसी डॉक्टर के साथ शादी करते तो आप जितनी मेहनत करते हैं उससे आधी ही मेहनत करनी पड़ती, छाया ने मासूमियत से जवाब दिया। डोंट वरी, अब मुझे भी आधी ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, आप कोई असिस्टेंट रखने वाले हैं? हाँ। किसे? तुम्हें। अरे बाबा, मुझे अपनी असिस्टेंट बनाने पर आपको क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कल पूरी रात तुमने जिस चुस्ती फुर्ती और सूझबूझ के साथ मेरी हेल्प की, उससे मैं जान गया कि तुम्हारे अंदर मेरी असिस्टेंट बनने की सारी क्वालिटीज़ मौजूद है। और मुझे यह भी उम्मीद है कि तुम कोई शॉर्ट टर्म का नर्सिंग कोर्स करके जल्दी से ऑफिशियली मेरी असिस्टेंट बन जाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। थैंक्स, कहकर अजय ने छाया को गले से लगा लिया।